हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम किताब से चुना हुआ 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ये 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इसमें 20 से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन है, आज आप लोग क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आज एकदम किताब से चुन चुन के यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक बार आप लोग इस क्लास को जरूर देख लीजिए और इसमें से जो भी आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग याद करने का जरूर कोशिश करिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस के यहाँ पे क्वेश्चन है और इसे याद करना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं ये सब प्रश्न आपको याद करना जरूरी है, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा 2 नंबर है, दोनों में से किसी एक नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है और आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपके नंबर पे इस प्रकार का मैसेज आएगा, हमारे नंबर पे मैसेज करिए, इस प्रकार का नंबर जाएगा। जो लड़के हैं वो 10th बॉय ग्रुप में जुड़ जाएंगे और जो लड़की है या तो वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है उसको फॉलो कर लीजिए, या टेलीग्राम लड़का लड़की दोनों के लिए है। टेलीग्राम आप लोग सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। इस पे नंबर किसी का भी नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। 100% सभी बच्चे आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे बता दीजिए कि क्या आवाज ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर जा रहा है। जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे, फिर हम यहाँ पे क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज यहाँ पे जा रहा है। सपना कुमारी बहुत ही बढ़िया, पंकज, चंद्रमणि बहुत ही बढ़िया, चरणजीत, भरत, पीयूष, अंशु कुमारी बहुत ही बढ़िया, तबरेज, चलिए साजन, शिव कुमार बहुत ही बढ़िया। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ गए। जल्दी से एक बार बाबू लाइक कर दो। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, ये हमारा गारंटी है। और साथ में हम आपको ओएमआर सीट भी भरना सिखाएंगे। ओएमआर सीट आपको पता है ना, भेजना हम भूल गए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होता है वैसे हम आपको ओएमआर सीट ग्रुप में भेज देंगे, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सभी बच्चे ओएमआर सीट को, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का यहां पे ओएमआर पे ऐसे ही आपको ABCD आपको दिया रहेगा। जो भी आपका सही ऑप्शन होगा उस पे आपको क्या करना है, अगर ए सही है तो ए को रंगना है, कैसे रंगना है हम आपको बताएंगे। अगर बी सही है तो बी को रंगिए, सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी को आपको यहां पे रंगना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो क्लास है ना 100% एकदम इंपॉर्टेंट है। क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए बोल रहे हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि जो एसिड रेन होता है अम्लीय वर्षा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और दूसरा होता है आपको यहां पे याद रखना है, दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। यानी SO2 और NO2 के कारण से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। जो बारिश होता है ना उसमें एसिड की मात्रा होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो अम्लीय वर्षा अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी SO2 NO2 के कारण होता है। पहला आपका क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का बाबू पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। और ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन सही है ना, तो आपके पास ओएमआर सीट होगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है ना, तो ओएमआर सीट पे आपको पहले पे जाना है। देखिए ऑप्शन आपका बी सही है, तो बी पे आपको इसको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से इसको आपको रंगना है। जो यहाँ पे पिंक कलर का जो सर्कल है ना उसके अंदर ही आपको रंगना है, ऐसे आपको आधा अधूरा छोड़ना नहीं है। ये क्योंकि ये जो ओएमआर सीट होता है ना वो कंप्यूटर चेक करता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, बीच में आपको ये पूरा आपको रंगना है ऐसे। अभी ये कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे बाहर निकाल के ऐसे रंग देंगे, कुछ बच्चे ऐसे करके छोड़ देते, भाई ये नहीं पढ़ पाएगा, जो कंप्यूटर चेक करता है, ठीक है ना। मास्टर चेक नहीं करते कि वो देख लेंगे कि उस पर टिक लगा है।
कंप्यूटर चेक करता है तो प्रॉपर आपको रंगना पड़ेगा, जैसे हम रंगे हैं यहां पे ऐसे आपको ओएमआर शीट आपको रंगना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पे आपको समझ में आया कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा होता है यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SO2 और NO2 के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मनुष्य के मुख से लार निकलता है ना, सलाइवा जिसे बोलते हैं लार। अब यहां पे आप लोग देखिए लार किससे निकलता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो लार किससे निकलता है, लार ग्रंथियों से। लार किससे निकलता है, तो लार यहां पे ग्रंथियों से निकलता है। फिर यहां पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जोड़ी में पूछता है कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो आपको याद रखना है 3 जोड़ी। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का जितना भी क्वेश्चन है ना, सब दिन से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब दिन से एकदम VVI क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। मनुष्यों के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, तो आपको याद रखना है 3 जोड़ी। संख्या में कितना होगा, तो 6 गो लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो लार निकलता है ना, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो नाम आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो आपको याद रखना है टाइलिन। दूसरा का कौन सा आपका ऑप्शन सही है, सी। तो OMR सीट पे जाइएगा, दूसरा आपका सी पे आपको टिक करना है इसको बढ़िया तरीका से। ठीक है, अब ये नहीं कि ऐसे आपको आधा अधूरा छोड़ देना, इसीलिए OMR सीट भी लेके आए हैं ताकि आपको OMR सीट भी रंगना सिखाएं। इसको देखिए पिंक कलर से आपको रंग के ऐसे बाहर नहीं निकाल देना है, ऐसे आपको ऐसे नहीं रंगना है, पिंक कलर से आपको बाहर नहीं निकालना है, ये पिंक कलर के आपका अंदर ही होना चाहिए। ठीक है ना, पिंक कलर के अंदर में ही आपको यहां पे रंगना है, इसे बाहर भी नहीं निकालना। अगर हल्का फुल्का बाहर निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आपको यहां पे रंगना है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन है मनुष्यों में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्यों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको नाम याद रखना है टाइलिन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आता है, हर साल आता है। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं कि अपसारी बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 2 क्वेश्चन है, एगो अवतल लेंस को पूछता है, एगो उत्तल लेंस को पूछता है। क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो उत्तल लेंस होता है ये क्या होता है, उत्तल लेंस अभिसारी होता है, इसे आपको याद रखना है। उत्तल जो लेंस होता है ये अभिसारी लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, पढ़ाए भी है ना कि ये अपसारी क्यों होता है, ये अभिसारी क्यों होता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, पलट के भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अपसारी लेंस कौन सा है, तो अपसारी लेंस कौन सा होता है, अवतल होता है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो उत्तल होता है। दोनों बगल से आपको क्वेश्चन याद रखना है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। 3 का कितना आपका सही हुआ है, 3 का B सही हुआ है ना, तो OMR सीट पे आपको 3 पे जाना है, और आपको यहां पे B वाले पे इसको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से इसको रंगना है। और रंगना किस कलम से है, तो आपको ब्लू पेन से रंगना है। ठीक है ना, और जो कलम लिखते लिखते मोटा चलने लगता है ना, वैसे कलम से आपको रंगना है। ये नहीं कि पुराना मतलब नया कलम से ले जाके आप लोग रंगने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। देखिएगा जो पुराने पेन होते हैं ना, चलते चलते मोटा चलने लगते हैं, तो जो पेन मोटा चले ना उसी से आपको इसको रंग देना है। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, ड्राइवर के चालक के सामने एक प्रकार का ऐसा पतला सा दर्पण लगा होता है। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर में भी, ये जो साइड मिरर होता है ना देखने के लिए, उसमें भी। तो आपको याद रखना है मोटर गाड़ी के चालक के सामने या मोटर गाड़ी के चालक के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के दिखाता है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के दिखाता है ना, इसीलिए पीछे से
आने वाली गाड़ियों को इस दर्पण में भी देखता है ड्राइवर, और जो साइड में लगा होता है, जो दरवाजे में लगा रहता है, उसमें भी जो ड्राइवर है वो देखता है। तो साइड मिरर के रूप में या दर्पण के सामने, ड्राइवर के सामने किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये 4 का कितना नंबर ऑप्शन सही है? 4 का यहां पे भी। तो ओएमआर सीट पे 4 पे जाना है और बी वाले को आपको क्या करना है? काफी अच्छे तरीके से यहां पे रंगना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लोग इसमें कंफ्यूजन, एकदम इत्मीनान से आपको करना है। ये नहीं कि आपको गलती से, एक बार आप लोग गलत ओएमआर सीट पे टिक लगा दिए तो फिर वो गलत के गलत ही है, ठीक है। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अगर जवान आदमी है तो उसके टोटल कितने दांत होंगे? तो जवान आदमी के टोटल कितने दांत होते हैं आपको याद रखना है, 32। अगर एक नौजवान आदमी है, जवान आदमी है, वयस्क आदमी है, तो कितने दांत हैं? 32, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आता है दूध का दांत कितना होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बचपन का दांत कितना होता है। तो दूध का दांत और वही बचपन का दांत जो टूट जाता है। बचपन में आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे दांत होते हैं जो टूट जाते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है ना। या बचपन के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि दांत का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, या दांत का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। आप लोग देखिएगा ना, दांत में व्हाइट व्हाइट कलर का जो हम लोग का ऊपरी दांत होता है, नहीं बाहर से दिखाई देता है ना, कोई हंसता है तो व्हाइट व्हाइट दांत दिखाई देता है, वो व्हाइट वाला परत क्या है? तो आपको याद रखना है इनेमल। दांत की सबसे बाहरी परत क्या है? इनेमल है। इसे आपको याद रखना है, जो सबसे कठोर होता है। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। उसे ही बचपन का दांत बोला जाता है, कितना होता है? 20 होता है। चलिए समझ में आ गया। और 5 का कितना आपका ऑप्शन सही है? सी। तो 5 के आपको सी पे क्या करना है? इसको काफी अच्छी तरीके से इसको आपको यहां पे रंगना है, ठीक है ना। गलती आपको नहीं करना है, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए इसको रंगने के लिए। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में बच्चे जाते हैं ना, पहली बार ओएमआर सीट भरना होता है तो उनका हालत खराब हो जाता है। आप लोग दुकान में जाइए, ओएमआर सीट आपको 20 रुपया में एक कॉपी मिल जाएगा जिसमें 50-60 ओएमआर सीट होगा। उसको ले लीजिए, उसी में आप लोग बनाइए। एक मॉडल सेट ले लीजिए, उसको बनाते रहिए, उस पर टिक लगाते रहिए कि कैसे, उसको देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान से भरना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए ये हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी को क्या किया है? ओजोन परत चारों बगल से यहां पे घेरे हुआ है। ओजोन परत क्या है? तो ये ऑक्सीजन का एक आवरण होता है। ओजोन परत जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ये किससे हमें रक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। किससे? तो पराबैंगनी किरणों को ये धरती तक नहीं आने देता है। जैसे देखिए सूर्य से ना बहुत सारी किरणें आती हैं, तो बहुत सारी किरणें होती है जो जमीन पे चली आती हैं, धरती पे, पृथ्वी पे, लेकिन जो पराबैंगनी किरणें है ना, इसको पार नहीं कर पाती, ये यहीं से लौट जाती है। तो ये आपको याद रखना। और पराबैंगनी जो किरण है ना, वो हमारे शरीर के लिए क्या है बाबू? हानिकारक है। पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी किरण से। इसे आपको यहां पे याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है बाबू, ये किससे मिलकर बना होता है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ओजोन परत का जो रासायनिक सूत्र होता है ये O3 होता है। इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो ये बाहरी हम लोगों का जो ये कवच है ना, ओजोन परत को कौन यहां पे नष्ट कर रहा है? कौन यहां पे इसको छिद्र कर रहा है? कौन इसको क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो आपको याद रखना है CFC गैस। CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे फ्रिज से निकलता है, एसी से निकलता है और बड़े बड़े मशीनों से निकलता है, ठीक है ना, जेट इंजनों से निकलता है जो CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद होने चाहिए काफी अच्छी तरीके से, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये नष्ट हो जाएगा ना, तो अगर मान लीजिए इधर सूरज है तो सूरज की जो और पराबैंगनी किरणें हैं यहां से, तो जो ओजोन परत है वो तो नष्ट हो गया है, अब डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा। जब पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी तक आएंगी तो हम लोगों को में त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद जैसे रोग होने लगेंगे। ये आपको याद रखना है। 6 का बी सही है ना। ओएमआर सीट पे आप लोग जाइएगा, यहां पे 6 के बी को काफी अच्छी तरीके से आपको रंगना है। और आप लोग ओएमआर सीट का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। काफी अच्छी तरीके से आपको ब्लू पेन से रंगना है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है, यानी जो मनुष्य
मनुष्यों का वृक्क यानी किडनी है किससे संबंधित है। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है। अगर आज का क्लास एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं काफी अच्छी तरीके से, अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, गारंटी लेते हैं आपका 80 में से 40 बनाना है ना, तो 80 में से आपका 30 का कंसेप्ट एकदम इसी पे आधारित होगा जो हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं ना। पूरा डिटेल में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो 80 में से हमको तो 40 बनाना होता है, लेकिन 40 में से 30 का हम कंसेप्ट आज ही क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों का जो वृक्क है, किडनी है, ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है उत्सर्जन से। उत्सर्जन क्या होता है, तो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं ना उसको क्या करता है, जो किडनी होता है बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो मनुष्यों में वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। फिर क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में वृक्क कितने होते हैं, तो मनुष्यों में जो वृक्क होते हैं ना ये सेम के बीज के समान होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो वृक्क होते हैं सेम के बीज के समान होते हैं। एक लेफ्ट साइड में होता है एक राइट साइड में, यानी दो गो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक जोड़ी। जोड़ी में पूछता है, इसे आपको याद रखना है। एक जोड़ी यानी कितना होता है, दो गो। तो आपको याद रखना है कि जो मनुष्यों का वृक्क है हमारे शरीर में मनुष्य कितने वृक्क होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 यानी एक जोड़ी। इसे आपको याद रखना है, जोड़ी में आंसर देता है। फिर आपसे यहां पे क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो मनुष्यों का वृक्क है, किडनी है, ये कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो मनुष्यों का जो वृक्क होता है ना ये सेम के बीज के समान होता है। जो सब्जी होता है ना सेम के बीज के समान होता है। इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ना, तो ओएमआर सीट पे जाना है। सातवां का आपको यहां पे सी पे आपको यहां पे रंग देना है। ठीक है ना, ओएमआर सीट आपको भरने आता है ना, बिल्कुल आप लोग यहां पे बढ़िया तरीका से भरिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बाबू ये जितना आज का क्वेश्चन है ना एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए काफी अच्छी तरीके से। जो समझा रहे हैं ना वो भी आप लोग समझ के कॉपी पे कैसे भी आप लोग लिख लीजिए, या इस वीडियो को डाउनलोड करके डेली देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे कंसेप्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, जो मानव नेत्र होता है इसमें आंख में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ये सभी बच्चों को पता है। और जो मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो जो उत्तल लेंस होता है ना मानव में, ये पश्चिमाभी पेशियों के द्वारा, जिससे ये लटका होता है ना, इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर इसका फोकस दूरी बढ़ रहा है तो किसके द्वारा, पश्चिमाभी पेशी, जो ये पतली पतली पेशियां होती हैं। फिर अगर इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ रहा है, इसकी फोकस दूरी बढ़ रहा है घट रहा है, वक्रता त्रिज्या बढ़ रहा है घट रहा है, फोकस दूरी इसका बढ़ रहा है घट रहा है, सब किसके कारण से होता है, तो ये जो पतली पतली यहां पे पश्चिमाभी पेशियां, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है ना, इसी के द्वारा ये क्या होता है, लेंस हमारा कंट्रोल होता है। इसे आपको याद रखना है। तो 8 का आपका सही आंसर क्या है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, ए सही है ना। तो ओएमआर सीट पे जाना है। 8 का आपको क्या करना है, ए पे आपको टिक करना है। बच्चे ना कुछ ऐसे टिक करके छोड़ देते हैं, आधा अधूरा बाबू टिक करके छोड़िएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसको पूरा बढ़िया तरीका से ऐसे रंगना है, क्योंकि जो ओएमआर सीट होता है ना ये कंप्यूटर चेक करता है। ठीक है, तो इसको आपको काफी अच्छी तरीके से यहां पे आपको मतलब भरना है, क्योंकि मनुष्य जो चेक करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हल्का फुल्का भरा भी है। कंप्यूटर चेक करता है, अगर नहीं ठीक से रंगिएगा, सही बनाए भी हैं, आधा अधूरा रंगिएगा तो 1 नंबर आपको देगा भी नहीं। मानव नेत्र में बाबू वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, आपको याद रखना है रेटिना। ठीक है ना, या दृष्टि पटल। या और क्वेश्चन आता है ये भी कि नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस या परितारिका होता है। देखते होंगे किसी का आंख भूरा होता है, किसी का नीला होता है, किसी का काला होता है, तो ये नेत्र का आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। फिर क्वेश्चन आता है पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो जो आइरिस है ना, जो नेत्र का रंगीन भाग है, जो आइरिस है वही क्या करता है, पुतली को नियंत्रित करता है। इसे आपको याद रखना है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा पौधों में भोजन का परिवहन कौन करेगा, तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो ज से क्या होता है बाबू, जाइलम, और ज से क्या होता है, जल। आपको याद रखना है, जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। और पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, परिवहन करना का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो पौधों में भोजन, पत्तियों में, देखिए पत्तियों में भोजन बनता है। भोजन कहां पे बनता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में बनता है। अब यहां से जो फ्लोएम होगा ना भोजन लेगा और
जो पेड़ पौधों की टहनी है, डाली है, उस सब में क्या करेगा, ले जाके बांट देगा। भोजन बांटने का काम किसका है, तो फ्लोएम का है, इसे आपको याद रखना है। और जल ढोने का काम किसका है, जाइलम का है, इसे आपको याद रखना है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 9 का ए सही है ना, तो ओएमआर सीट पे आपको यहां पे 9 के ए पे आपको काफी अच्छी तरीके से यहां पे टिक करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रंगिएगा, हबड़ा के बिल्कुल भी नहीं, एकदम काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और पिंक लाइन से हल्का बाहर भी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत यहां पे होने वाला नहीं है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपको याद रखना है चांदी। जो चांदी है ना, ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, और ये उष्मा का भी क्या है, सबसे अच्छा चालक है। तो ये अलग अलग देता है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। चांदी क्यों होता है सबसे अच्छा, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध नगण्य होता है, एकदम ना के बराबर होता है, बहुत छोटा, बहुत कम होता है, इसे आपको याद रखना है इसका प्रतिरोध। इसीलिए जो चांदी है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए 10 का क्या है, बी सही है ना, 10 ओएमआर सीट पे जाइएगा, यहां पे 9 का होगा एबीसीडी, तो लाइन से दिया रहता है ना, यहां पे आप लोग 10 खोजना है, 10 का बी सही है ना, 10 के बी पे आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से यहां पे आपको यहां पे टिक लगाना है, बहुत ही अच्छी तरीके से अंक आपको रंगना है, हबड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, बताने का यही मकसद है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण से होती है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है आप लोग देखते होंगे हरी हरी होती है, किसके कारण से होती हैं, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश नाम है ना क्लोरोफिल, हिंदी में बोलते हैं इसे हरित लवक, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं, क्लोरोफिल हिंदी में हरित लवक। तो कहीं पे हरित लवक देगा, कहीं पे क्लोरोफिल देगा। पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण से होता है। फिर क्वेश्चन आता है हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम। यह डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो जो मैग्नीशियम होता है ना, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, तो ओएमआर सीट पे आपको जाना है, 11 नंबर ढूंढना है और उसके ए पे क्या कर देना है, आपको यहां पे टिक लगा देना है, ठीक है ना, काफी अच्छी तरीके से आपको यहां पे भरना। अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। पवनों का देश का मतलब पवन चक्कियों का देश भी आपसे बोल देगा। फिल्म में आप लोग देखे हैं ना, ये घूमते रहता है ऐसे, साउथ वाला फिल्म में देखिएगा, इसे पवन चक्की का भी सीन उसमें दिखाता है। तो देखिए पवनों का देश किसे कहते हैं, पवनों का देश यानी पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है डेनमार्क। जो डेनमार्क है ना, ये पवन चक्कियों का देश है, इसे आपको याद रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है कि इस देखिए ये नाचता किससे है, तो ये हवा से, हवा बहता है ना, तो ये घूमता है, नाचता है। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड में ये आता है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कितना होना चाहिए, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसे आपको याद रखना है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। ये आपका ऑप्शन है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगा हवा का चाल, तो ये पवन चक्की नहीं चलेगा, और जब नहीं चलेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगा। तो पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क। और पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। देखिए 12 का कौन सा आपका ऑप्शन सही है, सी। ओएमआर सीट पे 12 नंबर पे जाना है और इसके सीप को क्या कर देना है, काफी अच्छी तरीके से आपको यहां पे रंग देना है। इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन बाबू आज का इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आपको एकदम सेव कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा नंबर आए, तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के क्वेश्चन है, इसे आप लोग सेव करेंगे, ठीक है ना। और इसे सबसे बढ़िया सेव करने से अच्छा है, इसे जो जो बता रहे ना, एक एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं, दोनों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना भी बता रहे ना, उसको अपने भाषा में आप लोग लिख लिख के याद कर लो, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी का पूरा नाम क्या है, तो CFC यानी CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो होता है क्लोरो, C से क्लोरो, F से फ्लोरो और फिर C से कार्बन, यानी यहां पे क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, इसे आपको याद रखना है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। फिर यहां से क्वेश्चन आएगा भाई कि जो सीएफसी गैस है ये क्या करता है, तो सीएफसी गैस क्या करता है, जो ओजोन परत होता है ना, ओजोन परत को ये क्या करता है, नष्ट करता है, ओजोन परत को ये छेद कर देता है, सीधे नष्ट कर देगा। जो सीएफसी गैस है ना, ये क्या करेगा, ओजोन परत को अवक्षय करता है, इसको नष्ट करता है, ठीक है ना, छेद कर देता है इसमें, ठीक है। और जब ये ओजोन परत यहां से हट जाएगा तो जो सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें है ना, वो धरती पे एकदम फटाक से आ जाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो सीएफसी गैस है भाई ये निकलता कहां से है, तो सीएफसी गैस कहां से निकलता है, तो आपको याद रखना है फ्रिज, जिसमें हम लोग खाना पीना रखते हैं, पानी रखते हैं जो ठंडा करता है। दूसरा है आपका एसी, एसी बोलते हैं उसे, यहां पे एसी को यहां पे आपको याद रखना है। और तीसरा है यहां पे जेट इंजन, इसे आपको याद रखना है, जो हवाई जहाज का इंजन होता है ना, जो लड़ाकू विमान होती है, जेट इंजन उसमें से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। तो फ्रिज से, जिसे रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, और दूसरा यहां पे एसी आपको याद रखना है, एयर कंडीशनर। देखिए एयर कंडीशन, इसे एसी नहीं लिखता है, लिखता है एयर कंडीशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है फ्रिज, फ्रिज को लिखेगा, हम लोग फ्रिज बोलते हैं ना, लेकिन उसका असली नाम होता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर आपको लिखेगा, एसी नहीं लिखेगा, एसी का पूरा नाम लिखेगा एयर कंडीशन, ठीक है, ये आपको लिखेगा। तीसरा यहां पे लिखेगा जेट इंजन। इससे क्या होता है, सीएफसी गैस निकलता है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करता है, तो जो ओजोन परत है उसको क्या करता है, ये अवक्षय करता है, इसको नष्ट करता है, ये आपको याद रखना है। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। तो ओएमआर सीट पे 13 पे जाना है, और इसके ए वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, यहां पे टिक लगाना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% एक एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे याद रखिएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, आपसे पूछ रहा है कि जो एकदम प्योर सोना है कितने कैरेट का होता है, तो आपको याद रखना है जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, ठीक है। चलिए, और फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है आपको याद रखना है मुलायम होता है, ठीक है। शुद्ध सोना कैसा होता है, मुलायम होता है। फिर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ देगा आभूषण यानी गहना वाला सोना, गहना वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो आपको याद रखना है 22 कैरेट का। 22 कैरेट सोना का क्या होता है, गहना वाला सोना होता है, क्योंकि जो 24 कैरेट का सोना होता है ना मुलायम होता है, इसे गहना नहीं बनाया जा सकता। तो 20 कैरेट यहां पे सोना लेते हैं, प्लस 2 कैरेट इसमें क्या करते हैं, तांबा या चांदी। नाम आपको याद रखना है, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि सोना को कठोर करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो सोना को कठोर करने के लिए तांबा या चांदी मिलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो 22 कैरेट सोना लेते हैं, 2 कैरेट तांबा या चांदी इसमें मिला देते हैं, जिससे ये क्या होता है, मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, और उसके बाद इससे हम लोग क्या करते हैं, जो आभूषण है वो बना लेते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए 14 का कौन सा सही है, बी सही है। तो एमआर सीट पे 14 पे जाना है, और इसके बी वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको टिक लगा देना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, शुद्ध जल कैसा होता है, आपसे यहां पे पूछ रहा है कि जो एकदम शुद्ध जल है वो कैसा होता है। तो शुद्ध जल अगर आप लोग पीजिएगा ना तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, उसका टेस्ट नहीं लगेगा, ना ही वो आपको अम्लीय लगेगा, ना ही वो आपको क्षारीय लगेगा। तो शुद्ध जल कैसा होता है, तो शुद्ध जल आपका होता है उदासीन, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7, और शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है, तो शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होगा, 7 ही होगा। इसे आपको याद रखना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। फिर तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल उदासीन होता है ना, उदासीन विलयन का पीएच मान यहां पे 7 होता है। तो देखिए 15 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो आपको ओएमआर सीट पे 15 पे जाना है, और इसके सी वाले जो ऑप्शन है इस पे आपको क्या करना है, टिक करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको 100% यहां पे आपको याद होने चाहिए। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। आप लोग देखते होंगे ना कि पत्तियां क्या हो रही हैं, पेड़ पौधों पे से मुरझा के गिर जाती हैं नीचे। तो ये पेड़ पौधों में एक हार्मोन होता है जिसके कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती है। कौन सा वो हार्मोन है, तो आपको याद रखना है एब्सिसिक अम्ल। इसका पूरा नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल, इसे आपको याद रखना है। इसका नाम है एब्सिसिक अम्ल, लेकिन है ये क्या, हार्मोन है। और ये क्या करता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उसे झड़ा देता है, या उसे क्या करता है, मुरझा देता है, विलगित कर देता है उसे। तो यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा
होगा, बिल्कुल से जाएगा। और पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। ये दोनों क्या है, पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो एथिलीन है ये क्या करता है, जो उसके फल है ना उसको पकाता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो किस हार्मोन के कारण से फल पकता है, तो आपको याद रखना है एथिलीन। एथिलीन हार्मोन के कारण से क्या होता है बाबू, पेड़ पौधों की जो फलें हैं वो पकते हैं, इसे आपको याद रखना है काफी अच्छी तरीके से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी सूखा चूना, CaO होता है, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का द होल ट्वाइस होता है। ये सब बोर्ड एग्जाम में बाबू आते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। 17 का ए सही है। 17 पे आपको OMR सीट में 17 नंबर खोजना है और 17 का ए वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, ऐसे आपको यहां पे रंग देना है, ठीक है ना। 17 का ए वाला जो ऑप्शन है वो आपको रंग देना है। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने का समय का अंतर होता है। यानी आप लोग देखते होंगे सूरज डूबा भी नहीं है लेकिन सूरज हमको दिखाई देता है। सूरज यहां पे क्या होता है कि अभी उगा भी नहीं होता है लेकिन सूरज हमें दिखाई देने लगता है। तो यहां पे वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच में कितना मिनट का अंतर होता है, तो आपको याद रखना है 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। जो सूर्य है हमें 2 मिनट पहले ही पूर्व ही दिखाई देने लगता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 का कितना आंसर है, तो बी है, तो आपको याद रखना है 18 यहां पे कितना है, 18 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 18 का कितना सी है, बी। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 18 का बी पे हम लोग यहां पे काफी अच्छी तरीके से यहां पे टिक लगाएंगे। ये टिक लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये 19 नंबर यहां पे क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक कान गले की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो रोगियों के नाक कान गला देखने के लिए किसका प्रयोग करता है डॉक्टर, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आप लोग देखें ना यहां पे अवतल दर्पण बांधे रहता है। तो रोगियों के नाक कान और गले की जांच में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यह आपसे यहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा कि चिकित्सा क्षेत्रों में यानी डॉक्टरी क्षेत्रों में किस दर्पण का प्रयोग होगा। तो चिकित्सा क्षेत्र यानी डॉक्टरी क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग होगा, अवतल दर्पण का। या इसी क्वेश्चन को देगा रोगियों के नाक कान गले की जांच के लिए किस डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल। 19 का कौन सा सही है, बी। तो 19 के हम लोग यहां पे बी पे टिक लगाएंगे। 100% आप लोग एकदम बढ़िया से OMR सीट पे 19 नंबर खोजिएगा और उसके बी को आपको क्या करना है, टिक लगा देना है, जो आपको यहां पे ऑप्शन सही लगे। चलिए अगला यहां पे जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर है। थोड़ा सा नंबरिंग यहां पे गड़बड़ा गया कि काला हीरा किसे कहा जाता है। अब इसको समझना काफी जरूरी है, यहां से 2-3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो काला हीरा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है काला हीरा यहां पे बोला जाता है कोयला। चलिए कोयला को बोला जाता है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। तो 20 का कितना सही है, सी। तो यहां पे 20 पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सी वाला जो ऑप्शन है यहां पे 100% हम लोग यहां पे सी पे टिक करेंगे। अब यहां पे देखिए हीरा, अगर हम हीरा का बात करें तो देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन ये आता है कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दुनिया का बाबू सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपको याद रखना है हीरा। हीरा जो है दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो है हीरा, इसे आपको याद रखना है। और हीरा क्या है, धातु है कि अधातु, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन अधातु है। तो आपको याद रखना है कि जो हीरा होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि वो कौन ऐसा अधातु है जिसमें धातुइक चमक पाई जाती है। तो हीरा क्या होता है, अधातु। अधातु में तो चमक होता नहीं है, लेकिन ये क्या है, अपवाद है। कौन कौन अपवाद है, हीरा अपवाद है, ग्रेफाइट अपवाद है और आयोडीन अपवाद है। तीनों में क्या होते हैं, चमक पाए जाते हैं। तीनों अधातु है, अधातु में चमक नहीं होता है, लेकिन हीरा ग्रेफाइट और यहां पे आयोडीन तीनों में चमक पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो हीरा में चमक भी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर यहां पे, कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है जिस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का यहां पे अवशोषण हो रहा है। उष्मा का अवशोषण का
का मतलब उसको अलग से उष्मा दिया जा रहा है, वो उष्मा को खींच रहा है अपने अंदर। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है, जैसे कली चूना में जल मिलाते हैं तो उष्मा बाहर निकलने लगता है, ऑटोमेटिक वो गर्म होने लगता है, तो वह है उष्मा छेपी, इसे आपको याद रखना है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है वो उष्मा छेपी हो गया, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में वो उष्मा को क्या करता है, अवशोषण करता है, उष्मा को अंदर लेता है, वो हो जाता है उष्मा शोषी। तो यहां पे 21 का कौन सा सही है, डी सही है। तो 21 के यहां पे आप लोगों को डी पे आपको टिक लगाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है 22 नंबर, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोगों का खून होता है ना, ये लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो हम लोगों के खून किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो खून में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण से जो खून है ये लाल दिखाई देता है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो 22 पे यहां पे हम लोग बी पे यहां पे काफी अच्छी तरीके से यहां पे आपको गोला ऐसे कर देना है। फिर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, अगर ये जो हीमोग्लोबिन है ना, अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। याद रहेगा ना। और जो हीमोग्लोबिन है ये किसको ढोता है, ये भी ढोने का काम करता है। जल्दी से आपको अगर पता है, हम आपको पढ़ाए हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये किसको ढोता है, जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन किसको ढोता है, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। ऑक्सीजन, किरण कुमारी, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलिए यहां पे देखिए, हीमोग्लोबिन जो है किसको ढोता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ढोता है। फेफड़ा से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और लेके चला जाता है। और हीमोग्लोबिन किस खून में होता है, तो आपको याद रखना है आरबीसी, यानी जो ललका खून होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे बाबू एगो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको जानना आपको जरूरी है। क्वेश्चन आएगा कि वो कौन किस में हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब आप पूछेगा कि किस में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है। तो जितने भी कॉकरोच, जिसे तिलचट्टा बोलते हैं, कॉकरोच हो गई, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, हड्डा, बिरनी, जितना भी हो गया ना, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कॉकरोच, तितली, ये सब में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उसको मारिएगा ना तो उसमें व्हाइट व्हाइट सा निकलेगा, व्हाइट उसका ब्लड है, ठीक है ना। हम लोगों का खून लाल क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, इसीलिए ये लाल है। लेकिन जो कॉकरोच होते हैं, जितने भी कीट पतंग होते, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उसमें जैसे तितली हो गई, टिड्डा हो गया, अपना कॉकरोच हो गया, वो सब क्या है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। उसको मारिएगा तो व्हाइट टाइप का फेंक देगा, व्हाइट उसमें ब्लड निकलता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए उनका खून लाल नहीं होता। अब ये नहीं कि उसमें खून नहीं होता है, खून होता है, उन लोगों में व्हाइट ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। वो भी खून है लेकिन हीमोग्लोबिन उसमें नहीं है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो कॉकरोच हो गई, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, जितना भी छोटा छोटा होता है ना, मच्छर हो गया, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। तो रक्त किसके कारण से दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन से, इसे आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा शरीर में तो एनीमिया रोग हो जाएगा। किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा कॉकरोच हो गया, मधुमक्खी होगी, मक्खी हो गई, तितली हो गई, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, दो क्वेश्चन आता है, एगो ग्रंथि पूछता है और एगो यहां पे अंग पूछता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में याद रखना है कि मनुष्यों के सबसे बड़ी ग्रंथि, जो ग्रंथि है ना वो हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे हृदय हो गया, वो भी ग्रंथि है, लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये सब क्या है, ग्रंथि है। तो आपको याद रखना है मनुष्यों की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा कौन है, तो आपको याद रखना है यकृत। हिंदी में यकृत बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, इंग्लिश में लीवर। जो लीवर होता है ना, यकृत होता है, इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg का होता है हम लोगों के शरीर में, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्रंथि वो होता है जो हमारे शरीर के अंदर है। अभी यहां पे अंग, अंग क्या है, तो ये हमारा हाथ अंग है, सर अंग है, ठीक है ना, कान अंग है, नाक अंग है, ये अंग है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, पैर भी अंग है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको याद रखना है त्वचा।
बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, तो जो ग्रंथि होता है वो हमारे शरीर के अंदर होता है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब ग्रंथि है। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है? लीवर है, यकृत, ठीक है। और यहां पे क्वेश्चन आता है दूसरा, अंग। अंग क्या होते हैं? ये शरीर से बाहर होते हैं, जैसे नाक अंग हो गया, आंख अंग हो गया, यहां पे हाथ अंग हो गया, पैर अंग हो गया। इसमें सबसे बड़ा क्या है? तो देखिएगा त्वचा, स्किन। जो स्किन है ना, पैर से शुरू होता है, मुंडी तक यहां पे रहता है, यानी सारे जगह पे स्किन होता है, त्वचा होता है। तो ये सबसे बड़ा अंग है। अगर अंग पूछेगा तो त्वचा, ग्रंथि पूछेगा तो लीवर। देखिए कौन सा आंसर है? तो 23 का ए सही है। ओएमआर सीट पे 23 नंबर पे जाना है और आपको यहां पे ए पे टिक करना है। और ओएमआर सीट पे आपको याद रखना है, ज्यादा आपको कुछ भी टिप टाप नहीं करना है, नहीं तो ओएमआर सीट कैंसिल हुआ, फिर आपका दिक्कत होगा। अपवर्तन के कितने नियम? देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए 100%। ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आज का क्लास नमूना क्लास है, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लो। अगला यहां पे क्वेश्चन है, अपवर्तन के कितने नियम है? तो दूसरा क्वेश्चन एक आता है, एक तो आता है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। तो यहां पे दोनों आपको याद रखना है, परावर्तन के भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो ओएमआर सीट पे 24 खोजिएगा और यहां पे ए पे क्या कर दीजिएगा? टिक लगा दीजिएगा। आज का क्लास कर लीजिए और जितना इसमें क्वेश्चन बता रहे ना उसे ही आप लोग याद कर लीजिए, काफी है बाबू। बोर्ड एग्जाम का आधा टेंशन आपका साइंस का खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केचुआ किस अंग से श्वसन करता है? तो ये भी यहां से क्वेश्चन आता है कि मछली किस अंग से करती है, केचुआ किससे करता है, कॉकरोच किससे करता है, कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन एक समझ लीजिए, आपको पूरा यहां पर देखिए, जो केचुआ है ना और जो जोंक होते हैं, जोंक और केचुआ, आप लोग देखते हैं ना, जोंक भी दोनों बगल से चलता है, केचुआ भी दोनों बगल से चलता है। ये सब किससे श्वसन करते हैं? तो ये अपने त्वचा, स्किन से श्वसन करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो सांप भी होता है ना, सांप भी स्किन से श्वसन करता है, त्वचा से श्वसन करता है। फिर यहां पे क्वेश्चन आता है मेढक, मेढक भी त्वचा से ही करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। फेफड़ा से कौन करता है? तो जो मनुष्य होता है ये फेफड़ा से श्वसन करता है। और यहां पे देखिए, जो गिल्स से कौन करती है? तो आपको याद रखना है मछली। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो मछली होती है वो किससे श्वसन करती है? गिल्स यानी गलफड़ा से। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा, कॉकरोच किससे श्वसन करता है? कॉकरोच का पूछता है, कॉकरोच किस अंग से श्वसन करता है? तितली किस अंग से श्वसन करती है? मधुमक्खी किस अंग से श्वसन करती है? तो जितने भी हम आपको बोले ना कीड़े मकोड़े हैं ना, उसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है। और जो कॉकरोच होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट ट्रैकिया होता है, एक नली होता है, श्वास नली। इंग्लिश में इसे ट्रैकिया बोला जाता है और हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? श्वास नली। तो डायरेक्ट इसमें श्वास नली होते हैं। इनके क्या होते हैं? पीठ पे होता है, पीठ पे छिद्र होता है, सीधे हवा अंदर चला जाता है। हम लोग नाक से लेके अंदर अंदर ले जाते हैं ना, उनके पीठ पे छिद्र होता है, श्वास नली डायरेक्ट बाहर निकला होता है। और उसी श्वास नली से क्या होता है, यानी ट्रैकिया से क्या होता है? अंदर जाता है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना बाबू, याद रखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टा किससे श्वसन करेगा? ट्रैकिया से। मधुमक्खी किससे श्वसन करेगी? ट्रैकिया से। तितली किससे श्वसन करेगी? ट्रैकिया से। और इनमें किसी में भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो जो मधुमक्खी हो गए, कॉकरोच हो गए, ट्रैकिया से श्वसन करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, यानी कितने जोड़ी ट्रैकिया होते हैं। श्वास रंध्र यानी इंग्लिश में बोलेगा आपसे ट्रैकिया। तो यहां पे जो कॉकरोच होते हैं उसमें कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं? ट्रैकिया होते हैं। तो आपको याद रखना है 10 जोड़ी, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। तो केचुआ अपना त्वचा से करेगा, मछली गिल्स से करेगी, मनुष्य फेफड़ा से करेगा, ठीक है ना, मेढक त्वचा से करेगा। और जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, और यानी जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, वो किससे श्वसन करेंगे? जैसे कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा हो गया, मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, वो श्वास नली। इंग्लिश में श्वास नली को क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में श्वास नली को ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया से करता है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। और कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? एक एक क्वेश्चन बाबू दमदार है। आज का क्लास अगर आप लोग कर लीजिएगा, फिर जिंदगी भर आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 37 का यहाँ पे कितना यार 25 है ना, नंबरिंग आज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 25 का सी सही है। 25 का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 का यहां पे क्या हो जाएगा?
100% यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो देखिए श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय, दूसरा होता है अवायवीय। वायवीय में क्या होता है आपको याद रखना है, ये बिना ऑक्सीजन के होता है। अवायवीय क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के होता है। एक होता है वायवीय, वायवीय में क्या होता है? वायवीय में होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो जो अवायवीय श्वसन है ये कहां पे होता है? तो अवायवीय श्वसन आपको याद रखना है कोशिका द्रव में होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, इसे आपको याद रखना है। इथाइल क्या बनता है बाबू? इथाइल एल्कोहल बनता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और जो वायवीय श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, वो कहां पे होता है? तो वो होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे आपको याद रखना है वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ठीक है ना, और यहां पे ऊर्जा बनता है, इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं, हम लोग जब श्वसन करते हैं ना, लास्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। और हम लोगों का जो श्वसन होता है कहां पे पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं, वो होता है अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन किस में होता है? तो आपको याद रखना है कोशिका द्रव में, ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। और अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, यानी अंतिम में क्या बनता है? तो ये भी आपको याद रखना है, इथाइल एल्कोहल बनता है। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास अगर जो भी बच्चे काफी अच्छी तरीके से कर लिए ना, उनका हम गारंटी लेके बोलते हैं 50 से 60% आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा सब कंसेप्ट, और आप लोग एकदम बढ़िया से सबको रट जाइएगा, ठीक है ना, रटना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में जो अंडाशय होते हैं ना, जिसे अंडाणु भी बोला जाता है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों में जो 2 अंडाशय होते हैं, इसका निषेचन कहां पे होता है? तो इसका निषेचन कहां पे होता है? तो फैलोपियन नलिका में। यह भी क्वेश्चन आता है, जब हम आपको जनन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे जो स्त्रियों का अंडाशय होता है, इसका निषेचन कहां पे होता है? तो फैलोपियन नलिका में, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल से भरा बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए इसमें का 3-4 गो क्वेश्चन आएगा। पहले आएगा, जल से भरा हुआ बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? जल में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तालाब का जो पानी है, तालाब जो है वो कम गहरा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसका भी, तालाब का भी पेंदी ऊपर उठ जाता है, तो तालाब जो है वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। बाल्टी में रखा हुआ जो छड़ है वो मुड़ा हुआ या टूटा हुआ क्यों दिखाई देता है? सबका एक ही कारण है, किसके कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। जो लकड़ी है वो टूटा हुआ, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, तालाब कम गहरा दिखाई दिया, बाल्टी का पेंदी ऊपर उठा हुआ, ये सबका कारण क्या है? तो ये सबका कारण है, आपको याद रखना है, प्रकाश का अपवर्तन। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसे आपको याद रखना है। 47 का कौन, अरे यार नाइमरिंग का है, गलती हो गया। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का आपका बी सही होगा। यहां पे हम 28 के बी पे आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से यहां पे आपको यहां पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये 29 नंबर है। चलिए नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण किसके बराबर होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश के अब अपवर्तन के नियम में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो 29 आप लोग OMR सीट पे खोजिएगा और ए को क्या करिएगा, काफी अच्छी तरीके से आपको रंग देना है। ऐसे रंगिएगा ना तब आपका 1 नंबर यहां पे कंप्लीट होगा, नहीं रंगिएगा आते हुए भी आपका 1 नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन इसे आपको देखिए, आज का जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आज का अगर पूरा डिटेल में आज आप लोग क्लास कर लिए ना,
फिर आपको बाबू हम गारंटी लेते हैं कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जितना हम यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो एक आप ये याद करिए और जो भी हम आपको एक्स्ट्रा में बता रहे हैं वो भी आप लोग याद करिए। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया, ये एकदम हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। निकट दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, ये आपको याद रखना है। तो दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में आपको याद रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में आपको याद रखना है अवतल लेंस का यहां पे प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार यानी सिलेंड्रिक लेंस का उपयोग किसमें करते हैं, तो आपको याद रखना है अबिंदुकता में, अबिंदुकता में इसे आपको याद रखना है, अबिंदुकता में। और बाइफोकल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं, तो जारा दृष्टि दोष में। जारा दृष्टि दोष में क्या होता है कि कभी नजदीक का नहीं, नजदीक और दूर दोनों का नहीं दिखाई देता, उसमें जारा दृष्टि दोष, उसमें बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, ये वाला ऐसे। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष में किसका करते हैं, अवतल लेंस का। समतल लेंस तो होता नहीं है, ठीक है ना। बेलनाकार का किस में करते हैं, तो अबिंदुकता, यानी एक ही वस्तु जब आपको कई बार दिखाई देने लगे तो अबिंदुकता, उसमें सिलेंड्रिक लेंस यानी बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिक लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब जरा दृष्टि दोष होता है तो इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे आपको 100% याद रखना है। जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अपघटित यानी सड़ गल जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो पदार्थ सड़ गल जाता है उसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। जैसे कागज हो गया, आपका चमड़ा हो गया, या चमड़ा हो गया, यहां पे पेड़ पौधे हो गए, वो भी सड़ जाते। जितना भी सड़ने वाला गलने वाला चीज है ना, वो क्या हो जाएगा, जैव निम्नकरणीय। और वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, यानी जो सड़ते गलते नहीं है, जैसे शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, और यहां पे थर्मोकॉल हो गया, ये सब सड़ते गलते नहीं है। तो जो कभी सड़ते गलते नहीं है वो क्या हो जाएंगे, हमारे अजैव कारक या अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 31 का ए सही है, तो यहां पे हम लोग 31 के ए पे हम लोग क्या करेंगे, काफी अच्छी तरीके से यहां पे टिक करेंगे। यह कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जैव निम्नकरणीय क्या है, अजैव निम्नकरणीय क्या है। जैव निम्नकरणीय यानी जो सड़ गल जाए, अजैव निम्नकरणीय का मतलब जो सड़ता गलता नहीं। जैसे हो गया शीशा, जमीन में 50 साल उसको तोप के चले जाइएगा, दूसरा तीसरा या 50वां जन्म होगा, आके वहां से खोदिएगा ना, वैसे ही शीशा आपका निकल जाएगा, वो सड़ेगा गलेगा नहीं। इसी तरह प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक भी सड़ता गलता नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते, जो सड़ गल जाता है, वो जैव निम्नकरणीय, और जो सड़ता गलता नहीं है वो अजैव निम्नकरणीय। इसे आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। दो गो क्वेश्चन आता है, एगो प्रतिरोध होता है, एगो प्रतिरोधकता होता है। ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, आपको याद रखना है। और ओम का जो सिंबल होता है ये ऐसा होता है। दूसरा होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ऐसे देगा और हिंदी में ऐसे लिख के देगा आपको, यहां पे ओम और यहां पे डैश लगा के मीटर देगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। अगर सिंबल बना के देगा तो ऐसे ओम मीटर बना के देगा, अगर इसको हिंदी में लिखेगा तो ये ओम, अब बीच में यहां पे डैश लगाएगा, फिर मीटर आपको लिख के देगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है खाली ओम होता है, ओम का सिंबल ये होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसे आपको 100% याद रखना है। देखिए 32 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो 32 पे हम लोग क्या करेंगे, बी पे यहां पे बी पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे टिक लगाएंगे और सीधे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। यहां पे समझ में आ रहा है ना। वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। एम्पियर किसका होता है, तो आपको याद रखना है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, आपको याद रखना है। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सा रंग यानी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब यहां पे देखिए, जो वायु में धूल कण है ना, वो क्या करते हैं, रंगों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित का मतलब चारों बगल फैलाते हैं। तो किस रंग को, जो वायु में उपस्थित जो छोटे छोटे धूल कण है, किस रंग को सबसे ज्यादा फैलाते हैं, तो आपको याद रखना है नीला। नीला रंग को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि जो यहां पे जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं, किस रंग का प्रकीर्णित सबसे ज्यादा करते हैं, यानी किस रंग को सबसे ज्यादा फैलाते हैं, तो आपको याद रखना है नीला।
नीला कलर को सबसे ज्यादा फैलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। इसीलिए हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह भी क्वेश्चन आता है कि हमारा आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश के प्रकीर्णन में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यानी कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है? तो नीला रंग। अब यही क्वेश्चन बाबू एगो और आ जाता है कि चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, कोई भी रंग नहीं फैलता है। अंतरिक्ष तो वही एकदम धरती से दूर चले जाइए, वायुमंडल से बाहर निकल जाइए, वहां भी धूलकण नहीं है, वहां से भी आकाश देखिएगा कैसा दिखाई देगा? काला। तो अंतरिक्ष से भी आपको आकाश काला दिखाई देगा, चंद्रमा से भी आकाश काला दिखाई देगा। कहां से आपको आकाश नीला दिखाई देगा? तो आपको याद रखना है पृथ्वी। पृथ्वी से बस आपको आकाश नीला दिखाई देगा, बाकी जगह से आपको काला दिखाई देगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो 33 का कौन सा सही है? बी। तो 33 का यहां पे बी पे हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। इंपॉर्टेंट बाबू आज का क्वेश्चन है, 100% आपको करके जाना है। 100% एक एक क्वेश्चन आपको यहां पे याद होने चाहिए। ठीक है, अगला यहां पे क्वेश्चन है अनुवांशिकी के पिता। यहां से 3-4 गो क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। खाली यहां पे मेंडल भी दे देता है, खाली यहां पे दे देगा मेंडल। ठीक है ना, तो इनका नाम मेंडल है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। अब ये अनुवांशिकी के पिता हैं। अब अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए इन्होंने किस पौधे का चयन किया था? यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अनुवांशिकी के यहां पे अध्ययन के लिए किस पौधे का चयन किए थे? तो आपको याद रखना है मटर। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। मटर भी देगा, नहीं तो यहां पे देता है साधारण मटर। साधारण मटर के पौधे का इन्होंने चयन किया, और इन्होंने इस मटर के पौधे पे कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए? तो आपको याद रखना है 7 विकल्पी लक्षणों का ये अध्ययन किए थे। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये अपने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए, अध्ययन के लिए किस पौधे पे ये अध्ययन किए थे? तो साधारण मटर के पौधा। खाली मटर का भी पौधा दे देता है, उस पे टिक आप लोग लगा लीजिएगा। कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए? तो आपको याद रखना है 7 विकल्पी लक्षणों का ये अध्ययन किए। ऑप्शन कौन सा सही है? 34 का देखिए सी सही है। ओएमआर सीट पे 34 नंबर पे जाना है। इसके सी पे आपको क्या करना है? काफी अच्छी तरीके से हबड़ा के बाबू नहीं रंगना है। हम यहां पे हबड़ा के रंग रहे हैं ना, आपको नहीं, प्यार से आपको रंगना है, उसको बढ़िया तरीके से रंगना है और मिला मिला के रंगना है। अगला क्वेश्चन है यहां पे देखिए, ये 35 नंबर है ना जी, 35 नंबर है ना। चलिए, ये 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है। स्पेक्ट्रम कब बनता है? स्पेक्ट्रम यानी जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सातों रंग अलग अलग विभक्त हो जाते हैं, उसको पर्दे पे उतारते, वही स्पेक्ट्रम होता है। तो यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रिज्म है, इससे जब सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो सबसे कम लाल रंग झुकेगा, और सबसे ज्यादा कौन झुक जाएगा बाबू? तो जो सबसे ज्यादा रंग है वो आपको याद रखना है यहां पे बैगनी। बैगनी जो रंग है वो सबसे ज्यादा झुकेगा, और सबसे कम कौन झुकेगा? तो आपको याद रखना है लाल। जो लाल रंग है ये सबसे कम झुकेगा, इसे आपको याद रखना है। लाल रंग कम क्यों झुकेगा? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। विचलन किसका अधिक होगा? कौन सबसे ज्यादा विचलित होगा? कौन सबसे ज्यादा घबराएगा? तो जो कमजोर है उसका, वो सबसे ज्यादा घबराएगा, सबसे ज्यादा विचलित होगा। तो सबसे विचलित ज्यादा कौन होगा? बैगनी। झुकेगा भी ज्यादा, इसका विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। और जो लाल रंग है ना, लाल रंग का विचलन भी कम होगा, क्योंकि मजबूत है, कम भटकेगा भी, और प्लस यहां पे ये झुकेगा भी कम, इसे आपको याद रखना है। तो किस रंग का झुकाव अधिक होता है? लाल। अब यहां पे बाबू क्वेश्चन आया कि श्वेत प्रकाश, देख रहे हैं एगो यहां पे प्रकाश जा रहा है, यहां से 7 गो हो जा रहा है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपको याद रखना है 7। 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है ना, तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो 35 आपको ओएमआर सीट पे जाना है, और ए पे आपको क्या करना है? ऐसे आपको यहां पे टिक करना है, काफी अच्छी तरीके से भरना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों
के लिए गुणसूत्र होता है, स्त्रियों का गुणसूत्र इसमें क्या है, बोर्ड एग्जाम में आता है। और आप लोगों ने मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे, उसमें भी आपको यह दिखा रहा होगा कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है। मेरे भाई एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो स्त्रियों का XX होता है, इसे आपको याद रखना है। और यह भी क्वेश्चन आता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी एक जोड़ा किस में पाया जाता है, देख रहे जोड़ा में XX दोनों एक ही जैसा है ना, तो ये एक जोड़ा हुआ, ठीक है ना। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है ना। और पुरुषों का क्या होता है, तो पुरुषों का XY होता है, ये आपको याद रखना है। YX नहीं होता है, YY नहीं होता है, क्या होता है, XY होता है पुरुषों का, लिख देते हैं। पुरुष का क्या होता है, लिंग गुणसूत्र XX होता है। स्त्रियों का क्या होता है, पुरुष का XY होता है, स्त्रियों का XX होता है। 36 का A सही है, 36 पे आप लोग आइएगा, OMR सीट पे 36 खोजिएगा और A वाला ऑप्शन यहां पे क्या करिएगा, टिक करिएगा काफी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, आ गया बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिटमस पेपर बाबू किससे निकलता है, तो लिटमस पेपर निकलता है लाइकेन नामक पौधे से, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, लिटमस पेपर किससे निकलता है, लाइकेन नामक पौधे से। अब यहां से आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहां पे लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि लाल को नीला कौन करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, तो आपको याद रखना है क्षार। जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और नीला लिटमस पत्र को बाबू लाल कौन करता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो आपको याद रखना है अम्ल। जो अम्ल है वो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पेपर का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो अम्ल क्षार का पता लगाने में करते हैं। ये सब आपको पता है ना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए, ठीक है। 35 गलत है सुनील, अच्छा देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम में, अच्छा यहां पे पूछ रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, किसका झुकाव अधिक होगा भाई। यहां पे ये 35 है ना, तो किसका झुकाव अधिक होगा, तो बैगनी का झुकाव अधिक होगा ना, बैगनी का झुकाव अधिक होता है, लाल का झुकाव कम होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डी सही है ना। तो यहां पे हम लोग डी पे टिक करेंगे, ये रहा, ठीक है। और इसका पीडीएफ बाबू हम आज आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। ग्रुप में सभी बच्चों को भेजेंगे। और जो है आज आपका यही होमवर्क रहेगा हमारे तरफ से, इसमें जो भी हम आपको पढ़ाए हैं वीडियो चला लेना है और एक एक लाइन में लिखना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो आपको याद रखना है बैगनी, किस रंग का झुकाव कम होता है, तो लाल। ऐसे एक एक लाइन में क्वेश्चन और उसका आंसर आपको लिखना है एक एक लाइन में। यही आज आपका होमवर्क रहेगा। पहले इस क्लास को देख लीजिए काफी अच्छी तरीके से, इसके बाद जितना इसमें क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से लिखिए। इसका सबको पीडीएफ एकदम फ्री में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए अगला यहां पे जो क्वेश्चन, ये सब आप लोग सब लिखिएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार। नोट से एगो बना लीजिए, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। तो ये सब आप लोग लिख लिख के याद कर लीजिए, आज का आपका होमवर्क यही रहेगा, ठीक है ना। और चलिए आगे यहां पे 38 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है। धातु अधातु हम आपको पढ़ाए ना, आधा पढ़ाए आधा बाकी है, याद है हमको, ठीक है ना। लेकिन ये हम आपको पढ़ाए हैं कि सबसे तन्य धातु कौन है, किसे खींचकर पतला से पतला तार बनाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है सोना। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे तन्य धातु कौन है, सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन है, उसे एकदम पतला से भी पतला चादर किसका बनाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है सोना। जो सोना होता है सबसे अधिक तन्य भी होता है, यानी सबसे ज्यादा खींचिएगा तो पतला हो जाएगा। और जो सोना है इसको पीट पीट कर पतला से भी पतला आप लोग चादर बना सकते, तो ये सबसे अधिक तन्य होता है और सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है, ठीक है। यहां पर देखिए पूछ रहा है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोना से आपको याद रखना है 2 किलोमीटर लंबा। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि 1 किलोमीटर, यहां पे 1 ग्राम सोना इतना होता है 1 ग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा, आप जान लीजिए, आपको आंख से दिखाई भी नहीं देगा, इतना पतला बनेगा लेकिन टूटेगा नहीं। एक ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। देखिए 38 का बी सही है ना, 38 का बी आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से यहां पे अच्छे से आपको रंगना
करना है ताकि यहां पे आपको दिक्कत ना हो, एकदम बढ़िया तरीके से आपको यहां पे सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये भी यहां से दो क्वेश्चन आता है, किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में बाबू ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे ना जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है, देखिए कम पूछ रहा है ना, तो किसका कम होता है, तो बैगनी का कम होता है। कितना? 380। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 380। सबसे कम इसी का तरंग दैर्ध्य होता है, इसे आपको याद रखना। और सबसे अधिक आपको याद रखना है किसका तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक। तो आपको याद रखना है लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक, कितना? 700 nm से स्टार्ट होता है, 700 nm नॉटिकल मील आपको याद रखना है, 700 nm इसे आपको याद रखना है। सबसे अधिक अगर किसी का तरंग दैर्ध्य होता है वो कौन सा है बाबू, आपका सोना है। इसे आपको सोना बोल रहे हैं, सोना याद आ रहा है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, कितना? 700 nm। इसे आपको याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, यहां पे लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 700 से लेके 730-40 तक होता है, ठीक है ना। और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, किसना? यहां पे 380 nm। इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। सबसे कम तरंग दैर्ध्य कमजोर, जिसका जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा ना उतना मजबूत होगा। तो लाल मजबूत है, 700 nm है, और बैगनी जो है 380 है, तो ये कमजोर है। कमजोर रंग बैगनी, मजबूत रंग लाल। तो यहां पे देखिए 39 का कौन सा सही है, डी। तो 39 के हम लोग यहां पे डी पे क्या करेंगे, यहां पे टिक लगाएंगे, ठीक है। यहां पे जो डी वाला ऑप्शन है यहां पे 100% राइट हो जाएगा। आज आपको बहुत चीज सीख के जाने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको 100% याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो उत्तल दर्पण है ना, इसे आपको याद रखना है, इसमें केवल छोटा बनता है, केवल छोटा बनता है, इसे आपको याद रखना है। अवतल में क्या होता है बाबू, तो इसमें छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, इसे आपको याद रखना है। और जो समतल होता है इसमें बराबर बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे उत्तल में केवल यहां पे सीधा प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, सीधा उल्टा दोनों बनता है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होता है, जो यहां पे समतल होता है इसमें भी यहां पे सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अब सीधा देख लीजिए, सीधा काल्पनिक होता है, सीधा क्या होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा वास्तविक होता है। तो इसमें कैसा बनेगा, सीधा है तो काल्पनिक, इसमें सीधा उल्टा है, नहीं वास्तविक काल्पनिक दोनों। सीधा कैसा होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है सीधा काल्पनिक, तो इसमें भी काल्पनिक बनता है। तो यहां पे पूछ रहा है किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो किससे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो यहां पे देना चाहिए इसको किस दर्पण से केवल छोटा। अगर यहां पे देता छोटा प्रतिबिंब, तो छोटा तो उत्तल से भी बनता है, अवतल से बनता है, तो यहां पे दोनों होना चाहिए ना, उत्तल अवतल दोनों। लेकिन क्वेश्चन में गलती है, यहां पे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, किस दर्पण में केवल छोटा बनता है। तो केवल छोटा किस में बनेगा, तो आपको याद रखना है उत्तल में। अगर ये क्वेश्चन रहता ना कि किसमें यहां पे छोटा दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल में भी छोटा बनता है, अवतल में भी छोटा बनता है, दोनों में बनेगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बच्चे यहां पे क्या पूछ रहा है भाई, उसका जवाब देना जरूरी है। सर ऑफलाइन कोचिंग ओपन किया जाए सर गया जिला में। यस पासवान, अच्छा गया जिला में आ जाए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे यहां पे देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं। तो जिससे विद्युत धारा निकलता है वो क्या है, जनित्र होता है, जनरेटर होता है। देखते हैं ना शादी ब्याह में आता है जनरेटर, जनरेटर को बांध के उससे पूरा रात भर लाइट को खींचा जाता है। 41 का कौन सा सही है, ए सही है। तो यहां पे 41 का क्या हो जाएगा, ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, एक एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे पढ़ लीजिए। आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, तो ध्यान से देखिए आहार श्रृंखला। सबसे पहले क्या होते हैं बाबू, आपको याद रखना, यहां पे घास होते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से बना लेते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस होते हैं, ये क्या होते हैं, अपना जो मतलब भोजन है ना खुद से बना लेते हैं। तो जब ये खुद से बना लेते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब इस घास को कौन खाएगी, हिरण खाएगी,
ठीक है ना। अब हिरण को कौन खा जाता है, बाघ खा जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे जो हरा घास है ये क्या हो गया, हम लोग का उत्पाद हो गया, और हिरण जब घास खाएगी तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और जब इसको बाघ खाएगा तो ये हो गया हम लोग का द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको मिलाना है। जैसे जैसे देखिए यहां पे छोटे छोटे घास है ना, इसको कौन खाएगा, छोटा छोटा टिड्डा खाएगा। छोटे छोटे टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है। अब मेढक को कौन खाएगा, यहां पे सांप खाएगा, सांप खाता है ना। और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ये आहार श्रृंखला होता है, इसे आपको याद रखना है। तो आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो आहार श्रृंखला में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, इसीलिए उसमें क्या बोला जाता है, इसको आहार श्रृंखला में उत्पाद बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है, उत्पाद क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बना लेता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पाचन की क्रिया कहां पूरी होती है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि पाचन की क्रिया नहीं, हमारा जो भोजन है कहां पे जाके पूरी तरीके से पच जाता है। तो आपको याद रखना है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, यहां पे हमारा जो भोजन है बाबू पूरी अच्छी तरीके से क्या होता है, पच जाता है। और यह भी क्वेश्चन आता है, आहार श्रृंखला का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो बच्चा बोलेगा बड़ा आंत। बड़ा देख के लगेगा कि इस बड़ा आंत बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, नहीं। बड़ा आंत क्या होता है, मोटा होता है, छोटा होता है। लेकिन जो छोटी आंत है ना, इसकी लंबाई कितना होता है, तो 6 से 8 मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। और पूरी आहार नाल का लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। उसमें आहार नाल में हमारा मुंह से लेके और जो मतलब होता है ना, जो बाहर जहां से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है वहां तक, वो पूरा क्या है, आहार नाल है। उसका लंबाई कितना है, 8 से 10 मीटर, जिसमें अकेला जो छोटी आंत होता है ना, अकेले 6 मीटर से लेके 8 मीटर तक का होता है। तो आहार श्रृंखला का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। ये आपको यहां पे याद रखना है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर का होता है, इसे आपको याद रखना है। और पूरा आहार नल, जिसमें बड़ा आंत, छोटा आंत, आमाशय, ग्रास नली, और यहां पे जहां से जो लेटरिन बाहर निकलता है वहां तक की जो लंबाई है, पूरा आहार नाल का लंबाई कितना होता है, 8 से यहां पे 10 मीटर का होता है, इसे आपको याद रखना है। तो पाचन की क्रिया कहां पे पूरी होती है, जो भोजन होता है पूरी तरीके से कहां पचता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत जो है ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एक तो आपसे संख्या पूछेगा, एक आपसे जोड़ी पूछेगा, तो दोनों आपको यहां पे बिल्कुल ध्यान से, मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, तो गुणसूत्र अगर जोड़ी में बोलेगा तो 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी एक जोड़ी में दुगो होता है, तो 23 जोड़ी में कितना होगा, डबल होगा, यानी संख्या में कितना होगा बाबू, अपना 46 होगा। अगर जोड़ी में पूछेगा तो आपको याद रखना है 23 जोड़ी। अगर संख्या में पूछेगा तो यहां पे संख्या पूछा है तो यहां पे 46। अब देखिए गुणसूत्र, अब देखिए एक होती हैं स्त्रियां, ठीक है ना, एक होती हैं स्त्रियां, दूसरे होते हैं पुरुष। अब यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस देखिए जो 22वां जोड़ी गुणसूत्र होता है ना, 23 जोड़ी तो होता है, लेकिन जो 22वां जोड़ी मनुष्य स्त्री का होता है और यही क्या होता है, पुरुष का होता है, बिल्कुल सेम सेम होता है, इसमें कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होता है। तो 22वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है ना, ये स्त्रियों में भी सेम होता है और पुरुषों में भी सेम होता है। तो 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग, इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम यानी ये एक जैसा होता है, इसीलिए बोलते दोनों एकदम ऑटो है, एकदम ऑटोसोम है, एक जैसा है दोनों में। तो स्त्री का 22वां जोड़ी क्रोमोसोम और पुरुषों में 22 जोड़ी क्रोमोसोम, 1 से लेके 22 तक। इसमें भी 1 से लेके 22 तक, 1 से लेके 22 तक जो क्रोमोसोम होते हैं ना, यानी जो गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। और बिल्कुल सेम होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्यों में 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, तो मनुष्यों में 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। अब देखिए, अब 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम है ना, वो क्या होता है बाबू, स्त्रियों में XX हो जाता है और पुरुषों में क्या होता है, XY हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। और 23वां जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, या लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं। इसे लिंग गुणसूत्र ही लिख देते हैं, क्रोमोसोम इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसे हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। ये आपको यहां पे समझ में आया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान से आपको समझना जरूरी है। मनुष्यों में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी।
लेकिन 22वां जोड़ी तक क्या होता है, स्त्री पुरुष में बिल्कुल सेम सेम होता है, उसमें एक्स वाई कुछ नहीं होता, एकदम जैसे स्त्री में है वैसे पुरुष में। तो 22वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है ना, 1 से लेके 22 तक एकदम बिल्कुल सेम सेम होता है, इसीलिए सेम सेम होने के कारण इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोसोम बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में कि 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, तो 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, तो 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र या लिंग क्रोमोसोम, इंग्लिश में गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं, तो लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। 23वां जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है ना, स्त्रियों में एक्स एक्स होता है जो आपको पता है, और पुरुषों में क्या होता है, 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है पुरुषों में क्या होता है, ये होता है एक्स वाई, ये क्या है, लिंग क्रोमोसोम है। अब देखिए लड़का कैसे पैदा होता है, तो आपको याद रखना है यहां पे लड़का कैसे पैदा होता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, स्त्री में क्या है, यहां पे एक्स एक्स है, तो ये क्या होगा हमारा एक्स आएगा, ठीक है ना। और अगर यहां पे देखिए पुरुषों का अगर यहां पे अगर एक्स छोड़ के यहां पे वाई आ गया, तो ये क्या होगा, एक्स वाई, ये क्या होगा, लड़का पैदा होगा। लड़की का क्या होगा, यहां पे लड़की का क्या होगा, अगर स्त्री का यहां पे एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, और यहां पे पुरुषों का भी यहां से एक्स निकल के यहां पे आ गया, तो उस समय में कौन सी मतलब बेबी कौन सा होगा, लड़की होगी। ये सब जनन में आपको पढ़ना है, हल्का सा हम आपको यहां पे बता दिए। अब भी यहां पे हम आते हैं, एक सेकंड आप लोग यहां पे रुक जाइए। कारवा है दे भाई, पढ़ा है जो तरीका, पढ़ा है। अरे बाबा, क्या हुआ जी, काहे हंस रहे हैं। गुरुजी आप कौन सा भाषा बोलते हैं, भोजपुरी, इधर भोजपुरी ही चलता है, ठीक है, इधर भोजपुरी ही चलता है जी। टेस्ट स्टार्ट हो गया, टेस्ट आप लोग दे रहे हैं जी। टेस्ट दीजिए, और पीडीएफ के लिए आप सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, लास्ट में नंबर देंगे। ये जनन जब पढ़ाएंगे ना, तो उस समय काफी अच्छी तरीके से हम आपको समझा देंगे, अभी हल्का फुल्का बता रहे। जो इंपॉर्टेंट है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कि मनुष्यों में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी, ठीक है। 22वें ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, तो 22वें जोड़ी क्रोमोसोम स्त्री पुरुष में बिल्कुल सेम सेम होता है, कोई अलग नहीं होता, ऑटोसोम। 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, लिंग क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स होता है, पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई होता है, इसे आपको याद रखना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु है। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के अणु, तो अब आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। जिसमें कार्बन के कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन के 12 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। तो इसमें जो भी पूछ दे, अगर कार्बन का पूछे तो कार्बन के 6 अणु है, अगर आपसे हाइड्रोजन का पूछे तो हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का पूछे तो ऑक्सीजन का कितना है, यहां पे 6 है। तो यहां पे बोल रहे ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन का देखना है, हाइड्रोजन यानी H से हाइड्रोजन होता है, इसका कितना है, 12 है। आप लोग 12 पे यहां पे टिक करिएगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछता है चीनी का रासायनिक सूत्र, जल्दी से, किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से बताइए, क्योंकि हम भूल गए हैं, भूले नहीं है हम, आपका यहां पे टेस्ट लेंगे। जल्दी, टेस्ट कहां दिख रहा है सर, टेस्ट हम आपको बताएंगे लास्ट में, जल्दी से आप लोग बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे, एक बच्चा लग रहा है बताया है जी, क्या होता है, C12H22O11, कौन है, नाम लेना जरूरी है भाई। बच्चा कौन है, मिश्रा जी, बहुत ही बढ़िया, कैसे हैं मिश्रा जी। सोनी फिरदोस C12H22 और O11। शिवम कुमार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। और सबसे पहले किसका आया है, सबसे पहले वही मिश्रा जी का ही आया है, बहुत ही बढ़िया मिश्रा जी।
चलिए तो सभी बच्चे देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। इसे आपको याद रखना है, ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक्वा रेजिया जिसे रॉयल जल बोलते हैं, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो जो एक्वा रेजिया होता है ना, जिसे बोला जाता है अम्ल राज, इसी में सोना घुलता है, बाकी सोना कहीं नहीं घुलेगा। अब ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा सोना किस में घुलता है, तो सोना घुलता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किससे बनता है, सांद्र यहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहां पे लेना पड़ेगा HCl, और सांद्र यहां पे नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा, HNO3। अब देखिए इसका अनुपात क्या होता है, अगर 4 लीटर बनाना है ना तो HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहां पे नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसी का मिश्रण होता है। आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक, अगर 4 लीटर बनाना है ना तो 3 लीटर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और 1 लीटर आपको क्या लेना है, 1 लीटर आपको यहां पे नाइट्रिक अम्ल लेना है। यानी इसका जो अनुपात होता है 3:1 के अनुपात में होता है, इसे आपको याद रखना है। और इसी में सोना घुलता है। क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि सोना किस में घुलता है, तो सोना होता है ये एक्वा रेजिया, इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल जल अम्लराज, इसका बहुत सारा नाम है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट आगे हम यहां पे बढ़ते, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। आप लोग देखते हैं ना, पेड़ पौधा में एक ही बार फल बन गया, आम जो है वो फल बन गया, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ना पुष्प में आपको याद रखना है फल होता है, ठीक है ना। फल पुष्प में एगो फूल, फूल सबसे पहले लगा, फरने से पहले क्या होता है ना, पुष्प में क्या होता है, पुष्प होगा उस पे, और पुष्प में एक अंडाशय होता है। जैसे स्त्रियों में अंडाशय होता है ना दूगो, वैसे ही फूलों में क्या होता है बाबू, अंडाशय होता है। वही अंडाशय क्या होता है, परिपक्व होकर बड़ा होकर क्या बनता है, फल बनता है, इसे आपको याद रखना है। और जो फल होते हैं उसको कौन सा हार्मोन पकाता है, तो एथिलीन हार्मोन पकाता है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए जो अंडाशय है ना वो परिपक्व होकर यानी बड़ा होकर क्या बनता है, वो फल बनता है, इसे आपको याद रखना है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो आपको याद रखना है अंडाशय। अंडाशय का जो होता है ना, अंडाशय, अंडाशय क्या होता है, बड़ा होकर परिपक्व होकर फल बनता है। अगर यही काम अगर स्त्रियों में हो तो स्त्रियों का जो अंडाशय होता है और जो पुरुषों का जो शुक्राणु होता है, ये दोनों मिलके क्या होते हैं बाबू, तो आपको याद रखना है बेबी बनता है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए स्त्री मतलब जो हम लोग हैं जैसे जीव जानवर हैं उनमें भी बिल्कुल सेम है, जो अंडाशय होता है जो शुक्राणु होता है वो मिलके क्या होता है, यहां पे जाइगोट बनता है, बेबी बनता है। उसी तरीके से फल में भी, पेड़ पौधों में भी क्या होता है कि जो पेड़ पौधे के अंडाशय होते हैं यही क्या होते हैं, आगे चल के परिपक्व होके क्या बनते हैं, फल बनते हैं, इसे एकदम आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है ये आपको याद रखना है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है जो अम्ल का पीएच मान होता है ना वो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अम्ल का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो क्षार का पीएच मान होता है ये भी आपको याद रखना है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन है हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग आता है, हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में, किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, शेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग होगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये सबसे ज्यादा आता है। तो आपको याद रखना है अवतल, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला ऑप्शन यहां पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तार का बना होता है, ये आपको याद रखना है। जो विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ना, आप लोग देखते हैं ललका बल्ब शादी ब्याह में अभी खाली जल रहा है, घर में लोग नहीं लगा रहे हैं, ज्यादा बिल उठेगा। ये जो फिलामेंट होता है ना यहाँ पे ये वाला, यही फिलामेंट होता है। ये जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का, इसे आपको याद रखना है।
टंगस्टन का बना होता है। तो आपको याद रखना है टंगस्टन, यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस, यानी वैसी गैस जो किसी अन्य गैसों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, टंगस्टन। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत इस्त्री है, विद्युत इस्त्री यानी कपड़ा प्रेस करने वाला, प्रेस, ठीक है ना, प्रेस, कपड़ा प्रेस करने वाला, इसमें किस तार का प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम का, इसे आपको याद रखना है, नाइक्रोम का तार। और हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, जो हीटर है इसमें भी नाइक्रोम का तार का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। हीटर में भी नाइक्रोम का तार, जितना मतलब गर्म होने वाला चीज है ना, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत चूल्हा हो गया, इसमें सब क्या होता है, नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, टंगस्टन। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, ये बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे, जिन भी बच्चे को पता है कि टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है, आप लोग यहां पे जल्दी से बता दीजिए। 3400 लगभग, 3400 कुछ होता है भाई, जल्दी से सही से आंसर दीजिए, 3400 कुछ होता है। 3400 कितना, 3422, बहुत ही, 3440, 3422, ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। 3400 यहाँ पे लगभग 3450, 3453, अब देखिए सब बच्चा कुछ कुछ आंसर, 3422 लगभग इतना ही होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 3400 यहां पे डिग्री सेल्सियस, इसे आपको याद रखना है, ये पिघलता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, लगभग में देता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, दो क्वेश्चन आता है, एक आता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, दूसरा आता है तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं यहां पे न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, और वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये सब क्वेश्चन बाबू एकदम आपको 100% बोल रहे ना, यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सब आपको एकदम 100% याद रखना होगा। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, दो क्वेश्चन आता है, एगो आम मीटर या इसे ए मीटर भी बोला जाता है, आम मीटर या ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, दूसरा होता है बोल्ट मीटर, बोल्ट मीटर, ठीक है ना, दूसरा होता है बोल्ट मीटर। तो देखिए आम मीटर ये छोटा है ना, तो ये जाएगा अपना श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में आम मीटर छोटका वाला छोटका के साथ, आम मीटर को श्रेणी क्रम में। और जो बोल्ट मीटर देखिए बड़ा लिखा है ना, इससे तो ये बड़ा है ना, ज्यादा लेटर में लिखा है, तो जो बोल्ट मीटर है ये समानांतर क्रम, समानांतर क्रम को क्या बोला जाता है, पार्श्वबद्ध क्रम भी बोला जाता है। तो समानांतर क्रम में देखिए ए मीटर को या आम मीटर को श्रेणी क्रम में, अब बोल्ट मीटर को समानांतर क्रम, समानांतर क्रम को क्या बोला जाता है, पार्श्वबद्ध क्रम में, इसे आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है बाबू, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। सरल का मतलब होता है कमजोर, सबसे कमजोर हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो CH4, CH4 यानी मीथेन, इसे आपको याद रखना है। जो मीथेन होता है ना, ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है, CH4। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है। और सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, यानी सबसे सरल यानी सबसे कमजोर हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आपको याद रखना है मीथेन, यानी CH4, इसे आपको याद रखना है, CH4 देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एक बच्चा कॉपी में लिखा है तो ये सब लिख दिया है भाई, कॉपी में भी लिखिए ना, दिमाग लगा के लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो ए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में प्लस माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन जो कुंडली होता है ना, इसमें नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुंडली, कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बाकी ए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो देखिए यहां पे हम लोग एक प्रिज्म लेंगे, ठीक है ना, जब इसे श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में ऐसे विभक्त हो जाएगा। अब इन 7 रंगों के आगे क्या
करेंगे, पर्दा लगा देंगे, अब यहां पे ये सातों रंग आ जाएगा, ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? प्रिज्म का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिज्म ही है वो क्या करेगा, सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करेगा। तबे तो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, कि जब श्वेत प्रकाश 7 रंग उसका अलग अलग हो जाए, वही तो स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमको प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? तो जो प्रिज्म होता है इसका अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। इसे आपको एकदम 100% यहां पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। आपको पता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर में आपको याद रखना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा मीटर प्रति सेकेंड में 3 गुणे 10 के पावर यहां पे 8, 3 गुणे 10 के पावर यहां पे 8, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात के बाद किस में होता है? तो निर्वात के बाद हवा में होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर। अगर हवा भी नहीं देगा, इसके बाद किस में होगा? तो इसके बाद जल में होगा। अगर जल भी ना रहे, उसके बाद किस में होगा? सीसा में। और किस में सबसे कम प्रकाश की चाल होता है? तो सबसे कम प्रकाश जो होता है वो हीरा में होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो हम लोगों का बीपी मापाता है ना, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम लोगों का कितना होता है? 120/80। अगर किसी का 120/80 mmHg है तो समझिए उसका ब्लड प्रेशर सही है। अगर यही बढ़ जाए, 140 हो जाए और यहां पे 90 हो जाए mmHg, तो ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये अगर बढ़ जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर घट गया तो लो ब्लड प्रेशर। यहां पर देखिए जो बीपी होता है ना, यानी जो ब्लड प्रेशर होता है यहां पे 120/80 होता है। देखिए 80 जो होता है ना, ये अनुशीतलन होता है। इसे आपको याद रखना है। तो आपको याद करने का ये ट्रिक होता है 80। एक तो होता है प्रांकुंचन और दूसरा होता है अनुशीतलन। तो अ से अनुशीतलन और अ से क्या होता है? 80। तो 80 वाला क्या हो जाएगा? अनुशीतलन। तो अनुशीतलन कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है ये प्रांकुंचन कितना हो जाएगा? प्रांकुंचन कितना हो जाएगा? तो जो हम लोग का प्रांकुंचन हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो जो टिंडल प्रभाव है ना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन को ही दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। और प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या होता है? तो जो मतलब जो यहां पे मतलब जो आकाश से नीला हमें क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? नीला रंग का। अगला क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने वाला दंत मंजन प्रायः होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि दांत साफ करने वाला दंत मंजन कैसा होता है? तो दांत साफ करने वाला बाबू दंत मंजन कैसा होता है? तो आपको याद रखना है क्षारीय। ठीक है ना, क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मुंह है ना, इसमें क्या होते हैं? अम्ल की मात्रा बढ़ने लगता है। रात में हम लोग बिना ब्रश करके सोएंगे ना, तो जो खाने होते हैं, खाना हम लोग खाते हैं, वो दांतों में फंसा होता है, वो रात भर में सड़ जाता है। बैक्टीरिया उसे खा के अब फिर क्या करता है? अम्ल एसिड वहां पे छोड़ देता है। मुंह अम्लीय हो गया। अब अम्लीय होगा ना, तो अगर ब्रश हम लोग 4-5 दिन नहीं करेंगे, दांत खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं? क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, ताकि जो अम्ल है वो नष्ट हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा दांतों को साफ करने वाला दंत मंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष कहां पर बनता है? तो जो इंद्रधनुष होता है ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। अगर सूर्य इधर निकला है तो इंद्रधनुष हमारा इधर बनेगा। अगर सूर्य हमारा इधर है तो इंद्रधनुष हमारा इधर बनेगा, नहीं विपरीत दिशा में बनता है। इसे आपको याद रखना है। और यहां पे इंद्रधनुष में क्या होता है? तो इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं ना, वो अलग अलग हो जाते हैं, रेनबो बन जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो 7 रंग अलग अलग कब होते हैं? तो जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण यानी वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण यानी अलग अलग। जब 7 रंग अलग अलग होंगे तब तो बनेगा ना इंद्रधनुष। तो यहां पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब अलग अलग। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जो
पानी की बूंदे होती है ना, उससे वो प्रिज्म की तरह काम करता है, और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश उन बूंदों से होकर गुजरता है तब क्या बनता है, आपको याद रखना है, यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है, इसे आपको याद रखना है। इंद्रधनुष किस परिघटना पे आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे, इसे आपको याद रखना है। इंद्रधनुष में कितने टोटल रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष में सबसे अंदर बैगनी रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको 100% यहां पे याद रखना है कि जो डायनेमो है ना, इससे कौन सी यहां पे धारा उत्पन्न होती है। तो डायनेमो से आपको याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, एसी भी निकलता है, दिष्ट धारा यानी यहां पे डीसी करंट भी निकलता है, यानी जो अल्टरनेट यहां पे डायनेमो जो होता है ना, इससे एसी करंट भी निकलता है और इससे डीसी करंट भी निकलता है। ये आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो डायनेमो होता है इससे एसी करंट भी निकलता है और इससे डीसी करंट भी निकलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो वह गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी बहुत दूर दूर तक कैप्चर कर लेता है, तो किसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है। आप लोग जल्दी से यहां पे क्वेश्चन का यहां पे आंसर दीजिए, किसका यहां पे दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। सभी बच्चे यहां पे आप लोग बताइए, बच्चे यहां बोल रहे हैं औतल, रहने दीजिए गुरुजी भाई, इतना जल्दी 80 गो है, आप लोग याद कर लो बाबू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत है भाई, याद करो ना। यहां पे क्वेश्चन क्या है भाई, यहां पे देखिए बच्चे गलती कर देते, किसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। आप लोग देखते हैं मोटरसाइकिल में इतना छोटा हम लोग का शीशा रहता है, और ये क्या करता है, इतना छोटा शीशा मतलब 10 किलोमीटर पीछे का भी आपको एकदम 100% दिखा देगा। तो जो उत्तल दर्पण होता है ना मोटरसाइकिल में, जो शीशा क्यों लगाया जाता है, पीछे की वस्तुओं को दिखाने के लिए। तो ये आप लोग देखिएगा छोटा सा शीशा में कितना दूर का दिखाई देता है। तो और मोटरसाइकिल में कौन सा होता है, या गाड़ी में कौन सा साइड पीछे के देखने के लिए शीशा लगता है, उत्तल। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर दूर तक का वस्तु हमें दिखा देता है, ठीक है ना। तो उत्तल का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, और किसका कम होता है, तो अवतल का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ये बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, यानी जो मनुष्य का दिमाग है इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। ये प्रमस्तिष्क है यानी आगे वाला, ये बीच वाला मध्य मस्तिष्क है, और ये पीछे वाला क्या है, पश्च मस्तिष्क है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्य हैं इनके मस्तिष्क का वजन, अभी है ना कि पूरा एकदम सर काट के जोक दिया जाए, नहीं, खोपड़ी खोला जाएगा ना तो उसमें दिमाग होता है, ठीक है ना, दिमाग होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसे संरचना होता है, पतला पतला दिमाग होता है, उसका वजन कितना होता है। अभी ना कि पूरा गर्दन काट के जोक दिया जाए, नहीं, तब तो ये ज्यादा हो जाएगा, 4-5 किलो का हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे आपसे पूछ रहा है मनुष्य के मस्तिष्क, यानी जैसे ये खोपड़ी का ऐसे ढक्कन हटाया जाएगा तो यहाँ पे दिमाग वो ओरिजिनल होता है, उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन होता है 1.4 kg। इसे आपको यहां पे याद रखना है, यानी 1400 ग्राम, इसे आपको यहां पे याद रखना। अगर ग्राम में बोले तो 1400 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन ये लड़कों में पाया जाता है लड़कियों में क्या होता है 1350 ग्राम, और ये रियल भी है। कुछ बच्चे हंसेंगे लेकिन हंसना नहीं है, ठीक है ना। जो लड़कियों में होता है 50 ग्राम, जो दिमाग है वो कम होता है, इसे आपको याद रखना है, 1350 ग्राम ही होता है, ठीक है ना। ये आपको यहां पे याद रखना है। अगला देखिए 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। पहले तो मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, 3। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा कि जो मनुष्यों का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उसका वजन कितना, ये क्वेश्चन आता है। तो उसका वजन कितना होता है 1.4 kg, यानी 1 किलो 400 ग्राम, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको यहां पे 100% यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है। फिर आपसे अब देखिए कुछ बच्चे को बुरा लग रहा है, लड़की लोग को बुरा लग रहा है कि सर दिमाग कम नहीं होता, भाई रियल बात है। उसको देखिए आप लोगों में ब्लड भी कम होता है, ठीक है ना। आप लोगों में जो लड़कियां होती है ना, पुरुषों में अगर 5.5 लीटर यहाँ पे ब्लड है ना, 5.5 लीटर अगर मान लीजिए पुरुषों में ब्लड है, तो लड़कियों में 5 लीटर ही ब्लड होता है। आधा लीटर ब्लड पुरुषों की अपेक्षा आप लोगों में कम होता है, और ये रियली बात है, आपको ये मानना चाहिए। दिमाग भी 50 ग्राम कम होता है, और जो ब्लड होते हैं ना वो भी आपका आधा लीटर पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ये मानने वाला बात है, मानिए, ठीक है।
बच्चे मजाक में ले लेते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र क्या है बाबू? तो जो 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है ना, ये लिंग गुणसूत्र होता है। ये पुरुषों में क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं, और स्त्रियों में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो किसमें पूर्ण जोड़ा है? एक जोड़ा किसमें है? तो ये एक जैसा है ना एक्स एक्स, तो ये एक जोड़ा इसमें है स्त्रियों में। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? जो डेंगू हो जाता है वो किस तरह के जल में पनपते हैं? तो ये आपको याद रखना है, शुद्ध। जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर हैं ये शुद्ध जल में पनपते हैं, इसे आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो गंदा जल, आपको कहां है गंदा जल? मलेरिया। ये बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, इसे आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में होते हैं, ठीक है ना। और जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ये शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाबू मेरे आते हैं, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट या युग्मजन, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनता है? जाइगोट, जिसे युग्मजन बोलते हैं। इंग्लिश में जाइगोट और हिंदी में युग्मजन, इसे आपको याद रखना है। 1 HP यानी एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? आया था ना मंथली एग्जाम में। तो 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। और वाट किसका ऐसा ही मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, इसे आपको याद रखना है। धातुओं की प्रकृति होती है, धातु कैसे होते हैं? तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं, आपको याद रखना है। धातु कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक, यानी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु, आपको याद रखना है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, ये आपको याद रखना है। ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड आपको याद रखना है। ग्रेफाइड क्या है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइड किस में होता है? तो पेंसिल में। जो पेंसिल को हम लोग छील के ऐसे लिखते हैं ना, जो पेंसिल का नीब हमको दिखाई देता है, जो लकड़ी के बीच में एक नीब होता है, वो क्या है? ग्रेफाइड है। और वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु होता है ग्रेफाइड, कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन इससे करंट क्या होता है? आर पार होता है, इसे आपको याद रखना है। तो ग्रेफाइड आपको याद रखना है। ग्रेफाइड क्या होता है? तो ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत धारा जिससे प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइड। ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होती है? चमक भी पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरा होती हैं, हरे कलर की होती हैं, उस क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल कहां पे पाया जाता है? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसीलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिंगी कौन सा है? द्विलिंगी कौन सा है? तो एक लिंगी कौन सा है? आपको याद रखना है, जो पपीता है ये एक लिंगी होता है। और जो गुलाब होता है, आपको यहां पे याद रखना है, जो गुलाब का फूल है ये द्विलिंगी है, इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता है। और द्विलिंगी कौन सा है? तो आपको याद रखना है, गुलाब का है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे आपको याद रखना है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? तो देखिए, अगर ये उत्तल लेंस अगर हम लोग लेते हैं तो यहां पे 2 फोकस होगा, f1 और यहां पे f2। अब इसमें वक्रता केंद्र को क्या बोला जाता है? 2f। 2f1 एगो वक्रता केंद्र और यहां पे 2f2 दूगो वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो इसमें 2 फोकस भी होता है और 2 वक्रता केंद्र भी होता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस भी होता है। अगर फिर क्वेश्चन आया कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र भी होते हैं, लेंस में अगर क्वेश्चन आया कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं,
तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो आपको याद रखना है दो, दो गो वक्रता केंद्र, और फोकस भी कितने होते हैं, दो होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं, तो आपको याद रखना है सीएनजी। जो सीएनजी है इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं। सीएनजी का उपयोग बाबू हम लोग कहां पे करते हैं, तो सीएनजी का उपयोग हम लोग करते हैं कहां पे, तो सीएनजी का उपयोग हम लोग करते हैं मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में, इसे आपको याद नहीं, इसका खाना बनाने में नहीं करते हैं। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन, ठीक है ना। लेकिन जो एलपीजी होता है इसका मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन, इसे आपको याद रखना है। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, बैटरी से हमें किस प्रकार की धारा मिलती है, तो दिष्ट धारा, डीसी करंट, इसे आपको याद रखना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ये भी आपसे पूछ देगा इंसुलिन क्या है, हार्मोन है कि क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में चीनी का पाचन करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे शरीर में चीनी का पाचन कौन करता है, तो चीनी का पाचन कौन करता है, इंसुलिन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसुलिन की कमी के कारण से क्या होगा, तो जब हमारे शरीर से इंसुलिन नहीं निकलेगा तो चीनी का पाचन होगा, नहीं होगा। अब जब चीनी के पाचन नहीं होगा तो हमारे शरीर में चीनी चीनी हो जाएगा, यानी शुगर की मात्रा, इंग्लिश में चीनी को क्या बोलते हैं, शुगर, शुगर की मात्रा क्या हो जाएगा, चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर रोग, ठीक है ना। तो अगर देखिए यहां पे हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो ये मधुमेह रोग हो जाता है। और ये कौन सा, जो यहां पे मधुमेह रोग है ना, ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, डेली एगो गोली खाना पड़ेगा, जो चीनी आप लोग खाए रहेंगे उसको पचाने के लिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है, 0.03% है, इसे आपको याद रखना है। सबसे अधिक कौन सा गैस वायुमंडल में पाया जाता है, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस कितना, 78%, इसे आपको याद रखना है। ऑक्सीजन यानी O2 कितना पाया जाता है, तो लगभग 21%, इसे आपको याद रखना है। चिप्स के पैकेट में या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, तेल को सुरक्षित रखने के लिए उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो अगर किसी भी चीज को अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें नाइट्रोजन गैस आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो वैसा पोषण जो खुद से होता है, जिसमें अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वो कौन करते हैं वैसे काम, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उन्हें जरूरत पड़ती है, फिर उन्हें क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, फिर सूर्य प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि यहाँ पे स्वपोषी पोषण या प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, ये सब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसरण तंत्र यानी हम लोगों में खून के जाने के लिए नस है ना, जो रक्त है हम लोगों में कहां बहता है, नसों में बहता है। लेकिन जो कॉकरोच होते हैं ना, इसमें नसें नहीं पाई जाती, इनमें ब्लड ऐसे ही बहता है बिना नस के, इधर से उधर जाता है। तो खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में, और कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इनका खून क्या होता है, व्हाइट। केवल कॉकरोच में नहीं, जितना भी मच्छर, मधुमक्खी, मक्खी, कॉकरोच, हड्डा, बिरनी, तितली, सब में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इन लोगों का जो ब्लड होता है व्हाइट होता है। खुला परिसरण तंत्र, ओ यार दोनों एक ही क्वेश्चन लिखा गया है लास्ट में। खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन तो हम नहीं है ना, चलो दो क्वेश्चन लास्ट वाला रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 80 का कौन सा सही है, 80 का बी सही है, 80 का आपको यहाँ पे बी पे टिक लगा देना। चलो लास्ट वाला, ये रंगने में बहुत ज्यादा झमेला है, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, इसका पीडीएफ भेज देते हैं, आप लोग जिरक्स निकलवाइएगा, महंगा पड़ेगा। आप लोग क्या करिए, जाइए दुकान पे, बोलिए OMR शीट चाहिए, ठीक है ना। तो OMR शीट बोलेगा 10 रुपया का है, 15 रुपया का है, 20 रुपया का है, ले लीजिए। घर पे आके मॉडल सेट बनाइए, ठीक है ना, मॉडल पेपर बनाइए। देखिए एक का क्या सही है, ए, तो OMR शीट पे एक का ए भरिए। उधर देखिए 2 का बी सही है, तो 2 का बी लगाइए, ठीक है ना। ऐसे आप लोग करिए। और इसका पीडीएफ देखिए, हम आपको आंखों के सामने यहां पे क्या कर रहे हैं, आंखों के सामने इसको हम यहां पे सेव कर रहे हैं, और जैसे क्लास अभी खत्म होगा हम आपको भेजेंगे। और आज का आपका यही यहां पे रहेगा कि आप लोग इसे याद करें 100%। और जितना भी इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए, देखिए आज जैसा क्लास ना कभी भी नहीं हुआ है,
ईमानदारी हम आपको बता रहे हैं, आज जैसा क्लास कभी भी नहीं हुआ है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी और इंपॉर्टेंट है, यही नहीं है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे किया गया है। अभी आप लोग को हम बता देते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं, लेकिन आप लोग टेस्ट देना सीख लीजिए। इसमें क्वेश्चन बैंक का भी टेस्ट लग रहा है, आपको पता है ना, क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए गूगल आप लोग खोल लीजिए, आज क्लास, इसमें लिखिए ASK और फिर यहाँ पे CLASS, आज क्लास आप लोग लिख दीजिए, लिख दिए यहाँ पे आज क्लास। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर आज क्लास। डेली अब आपका टेस्ट होगा, सर टेस्ट लगा रहे हैं, सर को एक सर को हायर किए हैं, टेस्ट वो डेली लगा रहे हैं, और आपके क्वेश्चन बैंक का भी टेस्ट लग रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है। ये अगर आपसे पूछेगा कि क्या आपको पढ़ाई करना है, हाँ जरूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास जाए। अभी यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे 2012 में पूछे गए प्रश्न है, ये 2011 में पूछे गए प्रश्न है क्वेश्चन बैंक का, और ये आज आपका लाइव टेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये तीनों आप लोग दीजिए, जो भी बच्चे नहीं दिए ना, ये साइंस का लाइव टेस्ट दीजिए। 2011 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे वो आप लोग दीजिए, 2012 में जो पूछे ना वो दीजिए। और इसका पूरा कहां मिलेगा, तो आपका पूरा मिलेगा यहाँ पे, देखिए इसके लिए बना दिए क्लास 10 क्वेश्चन बैंक 2011 से 2012 टेस्ट। साइंस अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी इसमें नहीं है, अभी पूरा डलाएगा तभी ये काम करेगा। अभी आप लोग यहीं से दे दीजिए। मान लीजिए आपको ये टेस्ट देना, आप लोग क्या करिएगा, इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहां पे क्लिक करिएगा, आपको क्या करना है, नीचे जाना है आपको, बस ये नीचे वाला आपको देखिए, यहां पे ये पीला कलर का आपको दिखाई दे रहा ना बॉक्स, आजा भाई इधर, यहां पे देखिए ये पीला कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, यहां पे स्टार्ट लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। नाम यहां पे आपको लिखना है। आप लोग आके भी टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप लोग लिंक के भरोसे बैठे रहिए, अगर लिंक नहीं आया तो आप लोग आके वेबसाइट पे टेस्ट देते रहिए। चैप्टर बाय भी चैप्टर अब सब चीज आपका लग जाएगा, सर बहुत मेहनत कर रहे, लगा देंगे। यहां पे देखिए 11 को क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव 2011 या 12 में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो चावल, जो सही होगा वो आपको सही बताएगा। नेक्स्ट, फिर संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं, ये सब हम आपको पढ़ाए ना क्वेश्चन बैंक का, देखिए क्वेश्चन बैंक का ये सब टेस्ट है। तो संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो एक कहरी शासन व्यवस्था नहीं होता, उसमें दोहरी होता है। तो ऐसे आप लोग पूरा टेस्ट ये लगाइएगा, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है आपको। इसको क्या करना है, आपको पूरा टेस्ट लगाना है, ये भी लगाइए, ये भी लगाइए। और ये आज का लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट तो सभी बच्चों को लगाना चाहिए। साइंस का है, इसमें 30 क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, नीचे आपको ये पीला, देखिए सबसे पहले टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे यूट्यूब चैनल को भी तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए बच्चा कितना टेस्ट दिए हैं, तो 5209। आज का जो टेस्ट है बच्चा रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट दिया है, 5209 को बच्चा, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करिए, यहां पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है आप लोग अपना नाम लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। यहां पे देखिए 30 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ चुका है। टाइमर आपका 16 मिनट है, 16 मिनट में 30 को बना देना है। तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, देखिए सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र हैं, होते हैं 10। चलिए यहां पे देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता, आप लोग यहां पे टेस्ट, अरे यार ये तो सड़ गया। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस होते रहेगा। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। चलिए तो सड़ गया गलती से। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, अभी हम आपको पढ़ाए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, इस पे टिक लगा दीजिए। चलिए पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन किसमें होता है, जड़ से, पत्ती से, तना से, ये तीनों से होता है। लेकिन हम खाली पत्ती पे लगाएंगे गलत हो जाएगा। इसमें से, इनमें सभी तीनों से क्या होता है, श्वसन होते हैं। सब में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। तो जो गलत करिएगा वो गलत हो जाएगा, जो सही है वो आपका यहाँ पे सही होगा। तो आप लोग डेली डेली टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाइए, और चैप्टर बाय भी चैप्टर दीजिए। सभी सर से बोल दिए, जल्दी जल्दी बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक का टेस्ट लगा दीजिए सभी विषय का, और यहाँ पे चैप्टर बाय भी चैप्टर आप टेस्ट लगा दीजिए। सर 1 महीना में 100% लगा देंगे सभी का। और आपको क्या करना है, डेली 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 सुबह आइए, क्वेश्चन बैंक का टेस्ट लगा दीजिए। कभी आइए, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लगा दीजिए। ऐसे टेस्ट लगाते रहिएगा ना, तो सभी क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा, और टेस्ट लगाने में मजा भी आता है, और क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे याद जरूर करिए, और आके यहाँ पे दिन में क्या करिए, सर्च कर लीजिए यहाँ पे आज क्लास। मान लीजिए कहीं पे बैठे हैं, बिना मतलब के टाइम पास नहीं हो रहा, मोबाइल निकालिए, गूगल पे लिखिए आज क्लास आया,
वहां पे जाके जो भी चैप्टर का टेस्ट है वो आप लोग टेस्ट लगा दो, साइंस का लगा दो, सोशल, अभी सब बाबू डलाएगा, 100% सब डला जाएगा और सब कोर्स देखिएगा बहुत ही अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेस्ट देना आप लोग ना भूलिए, अभी जाइए तीनों का, जो भी बच्चे टेस्ट छोड़ दिए, जो नहीं दिए, तीनों का जाके आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अब बोलने का ज्यादा अब हमको मन नहीं कर रहा है, क्योंकि 6:30 बजे से ही बोल रहे, 2 घंटा से बोलते हुए हो गया हमको, ठीक है ना। तो बोलने का मन नहीं कर रहा। अब आपका सुबह में क्लास होगा, और अब सुबह में जो क्लास होगा ना अब रेगुलर होगा, दोपहर में भी आपका अब रेगुलर होगा, अब एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो रेगुलर अब सभी क्लासेस होंगी, अब आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब होगा। बच्चे थोड़ा सा में ना घबरा जाते हैं, सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, घबराना भी जरूरी है, हमको भी ये पता है, आपको 100% करवा देंगे, ठीक है, बिना टेंशन आप लोग लिए। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।